हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है, प्रिपरेशन है, आपका जो गोल है वो आप अचीव करने के लिए अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम जो सीरीज स्टार्ट की है वो है हमारी जीके जीएस की सीरीज फॉर टीचिंग एग्ज़ाम लाइक DSSB, KVS, NVS एंड अदर जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका ये पोर्शन पूछा जाता है, उसके लिए ये सफिशियंट है। बस यही सीरीज आपको फॉलो करनी है, नोट्स बनाने हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है तो वो किस अनुच्छेद में दी गई है, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। बताइए, अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 75 है या फिर अनुच्छेद 61 हो जाता है। बताइए। और ये बताएंगे आप कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है और राष्ट्रपति कौन कौन से उसको शक्तियाँ प्राप्त हैं, कौन कौन से वीटो पावर प्राप्त है, ये आप मुझे बताएंगे। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पे क्या महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किसमें दी गई है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आपको आर्टिकल 61 में दी गई है। तो आंसर इज आर्टिकल 61। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इज आर्टिकल 61 यानी कि 64 नंबर। अब आप मुझे ये बताइए, जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं बताएंगे। जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद के कितने अंग होते हैं ये बताइए आप मुझे। तो संसद के आपके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो आपकी लोकसभा हो जाती है, राज्यसभा हो जाती है और एक आपका राष्ट्रपति हो जाता है। ये आपके क्या संसद के 3 सदन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया गया है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि किस आर्टिकल में दिया गया है कि जो हमारी संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, तो वो आपका आर्टिकल नंबर हो जाता है 79। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं नेक्स्ट पेज में इसका पूरा ग्राफ बनाती हूँ, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो हम पढ़ रहे थे संसद के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, एक मिनट कलर चेंज करती हूँ, ये सही नहीं है। और जो भी नोट्स मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पढ़िए आराम से। तो हमने बात की थी संसद की। तो संसद के कितने अंग बताए थे मैंने, तो संसद के आपके 3 अंग बताए थे। एक आपका लोकसभा, नेक्स्ट राज्यसभा एंड आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो और फिर मैंने क्या बताया था कि संसद इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है। वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपका 79 में दिया गया है। ठीक है, तो अब पूछेगा कि जो संघीय कार्यपालिका शक्ति हैं, जो हमारी संघीय कार्यपालिका शक्ति हैं, वो किस में दी गई हैं। संघीय कार्यपालिका शक्ति किस कौन से पार्ट में है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लोकसभा का जो गठन है, लोकसभा का गठन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो लोकसभा का गठन आपका 81 आर्टिकल में दिया गया है। अगर क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में होता है, तो वो 81 में हो जाता है। क्या आप बताएंगे कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, किसी को पता है? और आप बताइए कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो गठन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है। आंसर करिए। लोकसभा का गठन होता है आर्टिकल 81 के तहत, और हमारी राज्यसभा का गठन किसके तहत होता है। प्लीज आंसर, गिव मी आंसर। चलो, तो हमारी जो संसद है वो हमने बता दिया है। अब हमारी संघ की कार्यपालिका, किसकी बात करेंगे, संघ की कार्यपालिका पूरा कहाँ से कहाँ तक है वो हम आपको चीज़ें क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है,
संघ की कार्य। और मैंने आपसे पूछा था कि जो राज्यसभा का गठन है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आपकी राज्यसभा का गठन होता है आर्टिकल 80 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 80 के तहत आपकी राज्यसभा का गठन होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँगी पूरी जो आपकी संघीय कार्यपालिका होती है वो कितने आर्टिकल में होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन से उसमें पार्ट पाए जाते हैं। तो आराम से लिखिएगा, संघीय कार्यपालिका। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपकी कौन से पार्ट में है? तो पार्ट नंबर 5 हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्ट नंबर 5। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? तो आर्टिकल आपके 52 से लेकर 151 तक दिए गए हैं। कहाँ से? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आपके आर्टिकल दिए गए हैं। अब इसके जो चैप्टर 1 है उसमें क्या है, चैप्टर 2 है उसमें क्या है, चैप्टर 3, 4, 5 इसमें क्या दिए गए हैं। यानी कि जो आर्टिकल 52 है, 151 है, जो संघ की कार्यपालिका है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, और कौन से कितने आर्टिकल तक शामिल है तो जानेंगे। तो चैप्टर 1 में यानी कि पूछेगा आर्टिकल 5 चैप्टर 1 में क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आर्टिकल 5 और चैप्टर 1 में आपकी कार्यपालिका दी गई है। क्या दी गई है? कार्यपालिका दी गई है, ठीक है। इसका आर्टिकल कितना हो जाता है? तो हमारे 52 से स्टार्ट है, तो चैप्टर 1 है तो 52 से लेकर कहाँ तक हो गया? ये 78 तक हो गया। तो हमारी जो कार्यपालिका की चीज़ें हैं वो हमारी 52 से लेकर 78 तक है। अगर इसका चैप्टर पूछता है तो 1 हो जाता है, पार्ट पूछता है तो 5 हो जाता है, और आर्टिकल मैंने आपको लिखा दिया है। अब चैप्टर 2 में क्या आता है, ठीक है, चैप्टर 3 में क्या आता है, चैप्टर 4 में क्या आता है और चैप्टर 5 में क्या आता है। चैप्टर 5 तक ये सारे हमारे आर्टिकल डिवाइड हैं, कार्यपालिका के मैंने बता दिए हैं। उसके बाद आती है आपकी संसद। चैप्टर 2 में क्या आती है? आपकी संसद। इनका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हो जाता है? तो मैंने बताया कि संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो ये किस में दिया गया था? 79 में। और जो कार्यपालिका है वो 78 में फिनिश हो रहा था आर्टिकल, तो संसद का हो जाता है 79 से लेकर आपका 122 तक हो जाता है। तो आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। चैप्टर नंबर 3 में कौन आता है? तो चैप्टर नंबर 3 में आपकी राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं? विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। विधायी शक्तियाँ वो कहाँ आ जाती हैं? आर्टिकल नंबर 123 में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ किस में दी गई हैं, तो वो आपकी आर्टिकल 23 में दी गई हैं, ठीक है। और जो संसद में जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति, इनके गठन, उपराष्ट्रपति के गठन, और ये सारी चीज़ें आपकी 79 से लेकर 122 तक आ जाती हैं। और चैप्टर 3 में सिर्फ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात की गई है। चैप्टर 4 में कौन आ जाती है? तो आपकी जुडिशरी आ जाती है। कौन आ जाती है? यूनियन जुडिशरी आ जाती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। इसका आर्टिकल हो जाता है 124 से लेकर 147 तक, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें कैग। चैप्टर नंबर 5 में आपका कैग आ जाता है। क्या आ जाता है? कैग आ जाता है। और कैग का जो आपका आर्टिकल है वो कहाँ से, जो हमारा यूनियन जुडिशरी का था वो 47 तक था, और कैग का कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो 48 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? 48 से लेकर आपका 51 तक आर्टिकल हो जाता। आर्टिकल 48 से लेकर आर्टिकल 151 तक हो जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक है। क्या कहते हैं? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसकी जो सीधी सी बात है, नियुक्ति किस में दी गई है? वो 148 में दी गई है। कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये जो आपका कैग है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी जो अवधि है पद ग्रहण करने की, तो वो 6 ईयर्स या फिर 65, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा वो अपने पद से पद मुक्त हो जाएगा, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है हमारे कैग को? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। त्याग पत्र भी किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको संघ की कार्यपालिका बता दी है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो कार्यपालिका होती है, संसद होती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, यूनियन जुडिशरी है, और कैग के बारे में बताया गया है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज इतनी ही चीज़ें पढ़िए, क्योंकि अगले चैप्टर में और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें और भी डील करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो एक ही क्वेश्चन पर हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूँ कि जो हमारी
आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं टोटल और राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसके बारे में मैं अगले क्वेश्चन पे बात करूँगी कि कौन सी मतलब कितनी सीटें होती हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो यूपी में है, ठीक है। सेम राज्यसभा में भी यूपी में ही आपकी सबसे ज़्यादा सीट पाई जाती है, ठीक है। तो लोकसभा की कुल 80 सीट आपकी यूपी में है अकेले, ठीक है। तो जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आगे चल के मैं और चीज़ें डील करती जाऊंगी आपके साथ। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी, ये आप मुझे बताएंगे। तो आंसर इज मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर आपका बदरुद्दीन तैयब जी, या अब्दुल कलाम मौलाना जी, या सैयद अहमद खां। तो इसका आंसर आई होप सबको पता होगा क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन अगेन है। तो ये इसका आंसर हो जाता है सॉरी ये नहीं होगा, सही है सैयद अहमद खां। मैं बोल मोहम्मद अली जिन्ना रही थी और आंसर टिक सही कर रही थी। तो सैयद अहमद खां जो होते हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना करते हैं। बट जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसे किसी और नाम से जानते थे। जैसे इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। कब होती है, 1875 में होती है और इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था। और फिर 1920 में यानी कि 1920 में, कब 1920 में इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया था। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है इसको 2022 में, जो 2022 था उसमें नेशनल इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग हुई थी उसमें इसे कौन सा स्थान मिला है, तो 37वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापना की थी तो वो भी आपके सैयद अहमद खां हो जाते हैं। अगर पूछता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तब भी आंसर आपका सेम ही होगा। और जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1875 में। अगर ये पूछता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का नेम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब किया गया तब आपका आंसर हो जाएगा 1920। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैदर अली टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से युद्ध लड़े थे। जो हैदर अली था और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से युद्ध लड़े थे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो हैदर अली टीपू सुल्तान है उन्होंने कितने युद्ध अंग्रेजों से लड़े थे, आपको ये आंसर करना है। 4, 5, 2 या 3, 4, 5, 2, 1 बताइए, आंसर दीजिए। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न से लिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसका आंसर बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो हैदर अली थे, टीपू सुल्तान थे, इनसे टोटल आपके कितने 4 आपके क्या हुए हैं, वॉर हुई है, 4 वार हुई हैं। तो फर्स्ट वॉर कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी, थर्ड कौन हुई थी, फोर्थ कौन हुई थी। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतने जितना मैं इसमें पढ़ा रही हूँ इतने से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है जो हैदर अली और टीपू सुल्तान का है। तो क्या पढ़ा रही हूँ मैं कि जो आपका 4 हुए थे, जो वॉर हुई थी वो 4 हुई थी। तो आपका फर्स्ट वॉर कब हुई थी, सन पूछ सकता है कब हुई थी। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, क्या बोलते हैं इनको, आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट आंग्ल, ध्यान से लिख लो, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था 1767 से लेकर 1769, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध आपका होता है कब से कब लेकर 1767 से लेकर 1769 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो वॉर होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच, निजाम के बीच, जो निजाम थे और निजाम के बीच और मराठों के बीच, ठीक है,
और वर्सेस हैदर अली। तो ध्यान से सुनना, एक साइड कौन कौन थे, तो एक साइड आपके अंग्रेज हो जाते हैं और निजाम हो जाता है, और कौन हो जाता है, मराठे इनके साथ शामिल हो जाती हैं, किसके साथ, अंग्रेज के साथ। और यहाँ पर केवल कौन है, अपने हैदर अली हैं, वो अंग्रेजों से युद्ध करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे कोई मतलब निर्णय नहीं होता है, यहाँ पे एक संधि हो जाती है। वो संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनकी संधि से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो संधि आपकी हो जाती है मद्रास की संधि, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि मद्रास की संधि कौन से आंग्ल युद्ध में हुई थी, आंग्ल वॉर में हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फर्स्ट में कौन सी हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली के साथ, और जो निजाम और मराठा थे तो इस युद्ध में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे, ठीक है। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड वेलेजली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लॉर्ड वेलेजली ही फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल था। तो एक बार चेक कर लेना आप लोग, इसका मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, बाकी मैं कल कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे कि जो सेकेंड आंग्ल युद्ध हुआ था, सेकेंड आंग्ल वॉर हुआ था, आप लोग लिख लेना, वो हुआ था 1780 से लेकर 1784 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये मुझे एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे आपके थे वॉरेन हेस्टिंग, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे जो वॉर हुई थी वो किन के बीच में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। या वहाँ पे कौन था, फर्स्ट में हैदर अली अकेला था। यहाँ पर आपका हैदर अली, निज़ाम और मराठा, निज़ाम और मराठा किसके साथ हो गए, आपके हैदर अली के साथ हो गए, वर्सेस कौन हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे संधि कौन सी हुई थी, अगेन इंपॉर्टेंट है, संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मंगलौर की संधि हुई थी, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो मंगलौर की संधि हुई थी। नेक्स्ट थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध पढ़ते हैं, मराठा नहीं, एंग्लो मैसूर, ध्यान से सुनना। तो ये थर्ड वाला हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक। एक चीज़ और, ये जो सेकंड वाला था ना, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ पर जो हैदर है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, हैदर अली की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से इसका बेटा कौन, टीपू सुल्तान आगे की युद्ध लड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड मराठा हुआ था, यहाँ पर आपके गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कब से कब तक होता है ये मैंने बता दिया। और फिर से क्या हुआ, फिर से वही चीज़ हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, निज़ाम और मराठा एक साथ हो गए, और हमारा टीपू सुल्तान अलग से लड़ाई लड़ने लगा, ठीक है, ये अलग हो गया। फिर यहाँ पे किसकी संधि हुई थी, तो यहाँ पे जो संधि हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये आप नोट्स कर लेंगे। तो मैं कह रही हूँ इस चैप्टर से, हैदर और निज़ाम के चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% लिख के ले लो, ठीक है। इसलिए आप चीज़ों को स्किप मत करना, सारी चीज़ें लिखना। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ कब से कब हुआ था, तो फोर्थ वाला आपका 1799 में हुआ था। कब हुआ था, 1799 में हुआ था। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल होते हैं वो आपके लॉर्ड वेलेजली हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, लॉर्ड वेलेजली हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, हमारे जो टीपू सुल्तान है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके तहत श्रीरंगपट्टनम को वो अंग्रेज लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं। और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ना, तो इसमें इनके टीपू सुल्तान के जो दो बेटे थे उनको बंधक बना लिया था अंग्रेज़ों ने। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ अच्छे से। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के जो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुए थे वो 4 हुए थे, ठीक है। फर्स्ट युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे संधि किसकी हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। और फर्स्ट में क्या था, ईस्ट इंडिया निज़ाम और मराठा दोनों साथ में थे, हैदर अकेला था। सेकंड वाला कब हुआ था, 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। यहाँ पे गवर्नर जनरल आपके वॉरेन हेस्टिंग हो जाते हैं। यहाँ पर संधि क्या हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी। यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो गई थी, यहाँ पे हैदर अली के साथ निजाम और मराठा हो गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली हो गई थी। और यहाँ पे आपकी क्या हुई थी, यहाँ पे हैदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
थर्ड वाला 90 से लेकर 92 के बीच में हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, निज़ाम और मराठा फिर से एक हो जाते हैं और टीपू सुल्तान के साथ वॉर होती है और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और फोर्थ वाला आपका 1799 में होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किससे 91 यानी कि 51st दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर आप मुझे बताइए। विनोद खन्ना, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत। तो इसका आंसर तो आई होप सबको ही पता होगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आई होप सबको पता होगा। तो वो हमारे आपके हो जाते हैं रजनीकांत जी। ठीक है, रजनीकांत जी को 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया था और कौन से फिल्म फेस्टिवल फिल्म अवार्ड समारोह में इन्हें कौन से वाले में सम्मानित किया गया था, ये बताएंगे। तो इनको सम्मानित किया गया कौन से 51 के, और कौन से वाले थे ये समारोह? तो ये थे 67 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में इनको 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी बताएंगे? तो इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ एक बार मुझे, इस्टेब्लिशमेंट। तो इसकी स्थापना हो जाती है आपकी 1969 में। ठीक है, कब? 1969 में इसकी स्थापना होती है। और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, सबसे पहले किसे दिया गया था? इसका आंसर दीजिए मुझे। तो सबसे पहले ये दिया गया था देविका रानी जी को। सबसे पहले किसे मिला था? देविका रानी जी को। कब मिला था? तो यही जब ये इस्टेब्लिश हुआ था ना, जब 1969 में, तो जब ही इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और इस अवार्ड में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? तो इस अवार्ड में आपको एक तो स्वर्ण कमल मिलता है। क्या मिलता है? स्वर्ण कमल पदक मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? स्वर्ण कमल पदक मिलता है। ठीक है, एक शॉल मिलता है और आपकी 10 लाख रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ इस अवार्ड में दिए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह, इसकी स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। सबसे पहले दिया गया था देविका रानी जी को। कब दिया गया? तो सेम डेट 1969 में। इसमें क्या दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे जो रजनीकांत जी हैं, ये हमारे 12वें नंबर के दक्षिण भारतीय बन गए हैं। कौन सा पुरस्कार लेने वाले? दादा साहब पुरस्कार लेने वाले ये 12th दक्षिण भारतीय सदस्य बने हैं। इसके पहले आपके जो थे डॉक्टर राजकुमार जी को, किसको मिला था? तो डॉक्टर राजकुमार जी को मिला। ठीक है, और फिर अक्किनेनी नागेश्वर राव को मिला, के बाला बंदर को मिला। तो ये इन लोगों को पहले हमें दादा फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 7 साल के जो विराट चंद्रा किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं, वह भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये आपने देखा होगा, फेसबुक पे भी इनकी पिक्चर पड़ी थी, मैंने देखी थी, तो आपको भी पता होगा। तो आप लोग कमेंट करिए एक बार। तो आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, एक मिनट, आंसर इज क्या हो जाएगा? तेलंगाना। आंसर इज आपका तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे आंसर क्या होगा इसका। कहाँ के थे ये? तो ये थे आपके तेलंगाना के। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेंगे कि इन्होंने कब, कौन सी सन में ये किलिमंजारो पर्वत पर चढ़े थे। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ये किलिमंजारो पर्वत है कहाँ, कहाँ पर है बताइए? तो ये है आपका अफ्रीका में। कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। ठीक है, कहाँ की? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसकी जो हाइट है वो कितनी है ये बता दो।
तो इनकी हाइट आपकी कितनी हो जाती है, तो इनकी हाइट किलिमंजारो जो चोटी है तो इसकी हाइट हो जाती है 9341। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ की सबसे बड़ी चोटी है, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है। और ये जो विराट चंद्र थे 7 ईयर के, इन्होंने कब ये इस पर चढ़े, तो ये 6 मार्च, ठीक है, सन भी पूछ सकता है, 6 मार्च 2021 को ये चोटी पर चढ़े थे। ये दुनिया के सबसे छोटे, कहाँ के, ये दुनिया के सबसे छोटे चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं। तो दुनिया की ये सबसे छोटी पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि एशिया की सबसे पहली कम उम्र में चढ़ने वाला जो लड़की थी वो कितने साल की थी, तो एशिया की सबसे पहली जो थी, एशिया की सबसे पहली वो 9 ईयर्स की थी। वो भी 2021 मार्च में चढ़ी थी, ठीक है, किलिमंजारो की चोटी पर। क्वेश्चन बनेगा कि जो किलिमंजारो पर्वत है वो कहाँ है, वो तो आपका दक्षिण अफ्रीका में है। वो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अफ्रीका की। इसकी हाइट जो है 19,341 हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये आपका साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। मैंने कहा था आपको जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ जाएंगे, जिन्हें क्या होगा, जिनकी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना टॉपिक के आ जाएंगे, वो मैं आपको साथ के साथ करवाती चलूँगी। बट जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को क्लियर करने की कि कहाँ कैसी चीज़ें होती हैं, पूरा एक ग्राफ बना के समझाने की, उनके मैं छोटे छोटे से वीडियो लाऊंगी, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इज क्या है, पढ़ पा रहे होगे। क्वेश्चन है आपका, मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, कच्छ यानी कि चैम्बर। तो मछली के हृदय में आपके 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें से एक आपका क्या कहलाता है, अलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है, एक आपका आलिंद कहलाता है, और दूसरा आपका क्या कहलाता है, निलय कहलाता है। क्या कहलाता है, निलय कहलाता है। पहला क्या है, आलिंद, और दूसरा निलय कहलाता है। अच्छा ये बताइए, जो फिश है वो सांस कहाँ से लेती है, बताएंगे। तो सांस फिश अपनी गिल से लेती है। कहाँ से लेती है फिश अपनी सांस, वो गिल से लेती है। तो जो चैम्बर हैं इनके बारे में जान लेंगे कि पक्षियों के पास कितने चैम्बर होते हैं, मेढकों के पास, मानव के पास, इस तरह से जानेंगे। तो आपका मछली वाला क्लियर हो गया। मछली में कितने, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 होते हैं, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। और जो मछली है वो सांस कहाँ से लेती है, तो वो अपने गिल से सांस लेती है, यानी कि गिल्स से सांस लेती है, ठीक है। और जो मेढक है वो कहाँ से सांस लेता है, एक बार बताएंगे। मेढक हमारा कैसे सांस लेता है, मेढक सांस कहाँ से लेता है, तो मेढक जो है वो अपनी स्किन से सांस लेता है। कहाँ से, त्वचा से, स्किन से सांस लेता है मेढक। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जितने भी हमारे उभयचर हैं और सरीसृप हैं, उभयचर, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है, उभयचर और सरीसृप, ठीक है, उभयचर और सरीसृप हैं मगरमच्छ को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल या मगरमच्छ को छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़ दो क्योंकि ये भी सरीसृप उभयचर में आते हैं। तो सरीसृप और उभयचर में जितने भी जीव जंतु होते हैं, एक्सेप्ट मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल को छोड़कर, सब में कितने चैम्बर होते हैं, तो इन सब में आपके 3 चैम्बर होते हैं। 3 में कितनी अटारियाँ होती हैं, कितने वेस्म होते हैं, तो इनके पास 2 अटारियाँ होती हैं, 2 अटरियाँ होती हैं। सीधा सीधा याद करना है, आपको ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करना है। तो जो 3 चैम्बर होते हैं उसमें से 2 अटरियाँ होती है और एक वेस्म होता है, ठीक है। क्या होता है, एक वेस्म होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप बताओ, मगरमच्छ जो मैंने एक्सेप्ट करा था, मगरमच्छ और पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ इंग्लिश में बोले तो क्रोकोडाइल, और पक्षी वर्ड, इनमें कितने होते हैं वेस्ट में, तो इनमें आपके 4 होते हैं, ठीक है। जब बात चल ही रही है तो भाई ह्यूमन बींग्स कहाँ जाएंगे, बताइए, ह्यूमन बींग्स कहाँ जाएंगे, ह्यूमन के बारे में पता होना चाहिए। तो ह्यूमन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 बेस में होते हैं। तो 4 में से 2 क्या होते हैं और 2 क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं 2 में। तो 2 जो छोटी ऊपरी बेस में होती है, कैसी होती है ये, पहली जो होती है छोटी और ऊपरी, छोटी भी होती है और ऊपरी भी होती है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी अलिंद। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्या कहलाती है, अलिंद कहलाती है। 2 जो बड़े निचले वेस में होते हैं, ठीक है, बड़े
निचले, ठीक है, बड़े निचले बेस में होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे निलय कहते हैं। तो आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, बट उसमें क्या है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और बाकी लाइव स्टडी हमारे साथ करने के लिए मॉर्निंग में 4 AM आप ज्वाइन कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग चैलेंज है 21 डेज़ का, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो हमें सुबह, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। और अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो एक लाइक और शेयर एंड कमेंट, और जो भी सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन है रीडिंग से रिलेटेड यानी कि स्टडी से रिलेटेड, वो आप क्वेश्चन हमसे पुट अप कर सकते हो। और सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।